गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए पाठ 7 में भारत की सांस्कृतिक एकता शीर्षक के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। सांस्कृतिक का अर्थ होता है रहन सहन। हमारी सभ्यता में हमारे रहन सहन का ख्याल प्राचीन काल से ही रखा गया है। भारत की सांस्कृतिक जो रहन सहन है, यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है, वह बहुत पुरानी है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण अन्य देश भी करते हैं। जितनी भी यहाँ विकास की सभ्यता फली और फूली है, पहले भारत में ही हुआ। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया कहलाने के लायक है, क्योंकि यहाँ प्रकृति ने अपने मुक्त हाथों से प्राकृतिक छटा का जो वर्णन किया है, जो रूप बिखेरा है, वह वास्तव में विश्व के लिए एक देन कहा जाए। आज भारत की प्राचीन गरिमा का ही द्योतक है कि आज हमें यह सम्मान हर जगह मिलता है। प्राचीन काल से भारत धर्म और साहित्य के राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ा है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वो उत्तर के हो या दक्षिण भारत के हो, वह रामायण हो या महाभारत, को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। जो भी कथा या कहानियाँ हमारे प्राचीन काल में समाज के लिए रखा गया है, उसका अनुकरण आज भी होता है, भले ही उसका रूप कुछ बदल गया है। काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। जैसे कालिदास के रघुवंश और भवभूति के रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों की बड़ी रसमयता के साथ वर्णन किया गया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीयता की भावना भी निहित है। शिव भक्त संपूर्ण उत्तर भारत की गंगोत्री का जल लेकर दक्षिण की सीमा रामेश्वरम में जाकर शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी प्राकृतिक छटा जो है, वह भी भारत को एकता के रूप में जोड़ता है। उत्तर की सीमा से लेकर दक्षिण की सीमा तक वह धर्म के नाम पे जुड़ गए। दूसरी बात, भारत की 7 पुड़ियाँ पवित्र और मोक्षदायिनी मानी गई है। ये यात्रा जो है, वह इस प्रकार भारत के प्रत्येक छोर को जोड़ दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस पाठ में आया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, यानी 7 नगर जो हैं, वह भारत के छोर को बिल्कुल एक बंधन के स्वरूप बांध रखे हैं। स्वामी शंकराचार्य की मठों में स्थापित किए गए उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, पश्चिम में भारत शारदा मठ, ये चारों दिशाओं का द्योतक है। ये शंकराचार्य की दिग्विजय की कृति स्तंभ ही नहीं, बल्कि भारत की एकता का परिचायक है। दक्षिण के अन्य आचार्य संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए हैं। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा और वृंदावन में अपने शिष्य परंपरा स्थापित की। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की सभी भाषाएं जो हैं, वह हिंदी की है, और हिंदी भाषा जो है, वह संस्कृत से जन्म ली है। यानी संस्कृत भाषा जो है, वह भाषा की जननी कहलाती है। दक्षिण की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं।
थोड़ी मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की गई है। उर्दू को छोड़कर सभी भाषाओं की वर्णमाला एक ही नहीं तो एक सी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, हिंदी की लिपि भी देवनागरी है और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। यानी सभी प्रांतों में हिंदी ने अपनी पहचान बना ली है। प्रेमचंद, अश्क सुदर्शन, कृष्णचंद्र ने हिंदी में लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। भारत की प्रायः सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं में से अप्रभावित होता है। सभी संतों ने और वीरों ने स्तवन किया है। अपनी अपनी भाषाओं में साहित्य की स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी हमारे विचारों की एक ध्येयता है, एक ध्येय यानी एक उद्देश्य। हमारे भारतवासियों का एक उद्देश्य है मानव परोपकार, मानव का हित, मानवता का द्योतक है। यानी हमारी भाषा अलग है, हमारी बोली अलग है, लेकिन हमारी भाषा की जो एक ध्येयता है वह एक है, यानी उसका उद्देश्य एक है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास घुला मिला सा प्रतीत होता है। इनके बीच कोई अभेद्य दीवार न थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवित्री मानी जाती है। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में आदर किया जाता है। संत तुकाराम महाराष्ट्र के संतों ने अपनी कविता में भी हिंदी को अपनाया है। तो यह समझने की बात है कि चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण का प्रदेश हो, कहीं भी है, हिंदी से कोई अछूता नहीं है। बाबू गुलाब राय ने जो यह लेख लिखा है, भारतीय संस्कृति की एकता, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे खान पान, वेशभूषा, भाषा, रंग भेद भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हमारा ध्येय बस भारत के प्रति एक है और हम एक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की संस्कृति इतनी अमिट नहीं है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। भले ही समय समय पर भेद होता है, मन में कुछ क्रांतियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ऋषि महर्षियों का यह दिया हुआ संस्कार है कि हम भारत के प्रति स्वतः समर्पित हो जाते हैं। जब कभी भी यहाँ दूसरे देशों ने आक्रमण किया है, आतंकवादियों ने हमला किया है, भारतवासियों ने उसे मिलकर इस तरह जवाब दिया है, वहाँ देखा जाता है कि भारतीय में कितनी एकता है। वह एकजुट कर अपने शत्रुओं से मुकाबला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय वह यह नहीं देखते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, हम अलग अलग राज्य के हैं। उस समय वह यही सोचते हैं कि हम भारतवासी एक हैं। तो इस सब लेख के द्वारा, कहानी के द्वारा आप लोगों को सीख दी जाती है कि पहले तो आप अपने घर परिवार में एकता का बीज बोएं। परिवार से निकलकर आप समाज को देखें और समाज को देखने के बाद आप तब राष्ट्र हित में कार्य कर सकते हैं। ऐसी कहानियों को जोड़ने का तात्पर्य यही होता है कि बच्चों की भावना जो है वह देश के प्रति जागरूक हो, श्रद्धावान बने। भारत के नागरिक कहलाने का गर्व, आपकी भावना का सम्मान होगा, कद्र होगा। जब आप भारतवासी कहते हैं तो आपको यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारे देश की पहचान है एकता। हम अखंडता को मिटाएंगे, हम भारतवासी एक हैं। आदि छोटी छोटी कथनों से जो हम भारत का सम्मान करते हैं, इसमें हमारी पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
क्योंकि वह अपने त्याग और तप के माध्यम से संयममयी भावना को जन्म दिया। चाहे वह बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख संप्रदाय है, समान रूप से यहाँ सारे का योगदान विद्यमान है। अनेक काव्य में, पुस्तक में, कविता में यही संस्कृति की पहचान को कवि और लेखक ने अपने अपने लेखनी के द्वारा प्रकट किया है। आज यह चैप्टर 7 जो है समाप्त हो गया। अब आप इसको अच्छी तरह से पुनः पढ़कर प्रश्नोत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।